have given permission to Arman for recording. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था बेटे? लेंस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, है ना? और लेंस मेकर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। हाँ बेटे बोलो। सेवेंथ जून को हमारी आखिरी क्लास। ठीक है बच्चों, लेंस मेकर्स के हमने सवाल जो है वो लगभग सारे कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? लेंस फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर के नोट्स अभी तक मिले नहीं है क्या तुमको? ये लास्ट लेक्चर के नोट्स मैंने चैट बॉक्स में भी भेज दिए हैं तुमको अभी। देखो, आज हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। देखो, लेंस फॉर्मूला बेसिकली कब यूज होता है बच्चों? किसी ऑब्जेक्ट को जब लेंस के थ्रू हम देखेंगे तो वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई हो तो इमेज की पोजीशन पता करने के लिए, और फिर उसके बेसिस पर हम मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
इन्वर्टेड इमेज बन रही है या इरेक्ट, ये सब पता लगाने के लिए यूज करेंगे। अब देखो लेंस के थ्रू अगर कोई ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को देखता है तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, लेट्स से P इज सम ऑब्जेक्ट, O इज ऑप्टिकल एक्सिस, ये लाइन पूरी ऑप्टिकल एक्सिस है, O इज ऑप्टिकल सेंटर, तो P से O की तरफ जाने वाली जो लाइट रे है ये तो नॉर्मली इंसिडेंट रे है, ये तो सीधी निकल जाएगी। इस तरफ अगर कोई ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर को क्या होगा, दो बार रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। द ऑब्जर्वर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस will view the image formed after two refractions. दो रिफ्रैक्शंस के बाद जो इमेज बनी है वो उसको दिखाई देगी। तो दो बार हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं ये दोनों तरफ मीडियम है सराउंडिंग्स और लेंस का मीडियम है एनएल। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखते हैं अपन, N2/V, तो V की जगह लिख देता हूँ V1, पहली इमेज V1 पे बन रही है, N2/V माइनस N1/U, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट U लिख देते हैं, इक्वल टू N2 माइनस N1/R, पहली सरफेस का सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे N2/V, तो NS/V माइनस N1/U, पहली सरफेस ने जो इमेज बनाई वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और क्योंकि थिन लेंस है तो इन दोनों सरफेसेस के रेस्पेक्ट के बीच में कोई ज्यादा डिस्टेंस है ही नहीं, तो V1 को डायरेक्टली हम सेकंड के लिए U की तरह से यूज कर लेते हैं, तो N2/V माइनस N1/U। N2/V, ये जो V है यही फाइनल इमेज का कोऑर्डिनेट है जो हमें पता करना है, इक्वल टू N2 माइनस N1/R2। अब ध्यान दो R1 R2 की वैल्यू अभी हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फाइनली लेंस कैसा भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव और नेगेटिव बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम यूँ समझ सकते हैं कि R1 R2 कोऑर्डिनेट्स ही हैं जिनकी अभी वैल्यू मैंने पुट नहीं की है, एक्चुअल सिस्टम आने पर विद साइन इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। नाउ व्हाट वी डू इज वी वांट टू एलिमिनेट दिस V1, तो V1 को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, ऐड 1 एंड, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो NL/V1 से NL/V1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा NS 1/V माइनस 1/U, और RHS में से NL माइनस NS कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R, तो मेरे को मिल जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R, और ये RHS में जो मेरे पास लिखा हुआ है वो इस सिस्टम की का 1/F लिखा हुआ है, तो मेरे पास फोकल लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये जो फॉर्मूला है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज लेंस फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन और सिंबल्स आर हैव द सेम यूजुअल मीनिंग। V क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज,
u क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है, फोकल लेंथ। इसको विद साइन रखना है, वॉट एवर इट इज, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव। और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन एज पॉजिटिव। और ऑप्टिकल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस ही आपकी क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, मिरर फॉर्मूले के जैसा ही है, वहां पर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हमने लिखा। अब देखो इस फॉर्मूले के और क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। ये तो यूज होगा कब, जबकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस पे रखा हुआ है तो इमेज भी ऑप्टिकल एक्सिस पे ही बनेगी। मान लो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस पे नहीं रखा हुआ, ऑप्टिकल एक्सिस से थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, या लेट्स से ऑब्जेक्ट की कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है, कुछ साइज है उसकी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी हुई, तो उस केस में हमें मैग्निफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं। उसको ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं या देखो बच्चों क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन। ये कब यूज होगा बच्चों, ये यूज होगा तब जबकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस।
देखो इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है with respect to any lens, whether it is convex, concave, convex or concave, कि रे कहीं से भी आ रही हो, अगर वो रे ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है तो वो बिना डेविएशन के पास हो जाती। एनी रे directed towards the optical axis, optical center of the lens passes through it without any deviation. This is an important point. Any ray. सर आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है। हाँ अरे बेटा, my Wi-Fi connection went off and I'm using mobile data, so there might be a slight lag for few minutes. तो अगर कुछ तुम्हें छूट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को रिपीट करने को बोल देना, आई विल रिपीट इट। एक बार वाईफाई वापस से आ जाएगा तो देन वी शुड बी ओके। एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस passes through it without any deflection. बिना डिफ्लेक्शन के ये रे पास हो जाएगी। कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है वो बिना डिफ्लेक्शन के पास। इसका मतलब देखो, अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए पॉइंट की इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी और बी की जो इमेज है वो इस लाइन पे बनेगी जो मैंने यहाँ पर शो की हुई है। अब नाउ it can get formed behind the lens also, it may also get formed in front of the lens, right? मतलब वो इस रीजन में भी बन सकती है, वो पीछे भी बन सकती है, कहीं पे भी बनेगी इसी लाइन पर, मतलब इस लाइन पर, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है इन दोनों के बीच में ही कहीं पे बनेगी और किसी दूसरी जगह पे नहीं बन सकती। अब हम मान लेते हैं कि किसी भी रैंडम जगह पर बन रही है, कुछ इस प्रकार से इमेज बन रही, ठीक है। ए की इमेज बन गई ए डैश, बी की इमेज बन गई बी डैश। Now look at this. Can I say that triangle OAB and triangle OA dash B dash are similar? Triangle OAB is similar to triangle OA dash B dash. इसका मतलब क्या है? AB divided by OA is equal to A dash B dash divided by OA dash. Now what is AB? AB is height of object. What is OA? OA को क्या मैं mod U ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Distance of object from optical center. A dash B dash क्या है? Height of image. और OA dash को क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ mod V. इसका मतलब height of image upon height of object.
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मॉड v डिवाइडेड बाई मॉड u, कैसा आ जाएगा। एक बात और ध्यान दो, अगर इमेज राइट साइड पे बनती है तो इन्वर्टेड ही बनेगी, और अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनती है तो इरेक्ट बनेगी, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट और इस लेंस के केस में क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज lie on different sides of the lens, then they will lie on different sides of principal axis to। प्रिंसिपल एक्सिस के भी अपोजिट साइड पे लाई करेंगे, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, and vice versa also, if object and image lie on same side of lens, then they will lie on same side of optical axis। और सेम साइड ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज। और डिफरेंट साइड्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बेटे, देखो इस वाले केस में अगर, तो इस केस में मेरे को मैग्निफिकेशन एक पैरामीटर डिफाइन करना है, और वो इस तरह से डिफाइन करना है कि वो अपने आप उसका साइन ही इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, ये बता दे मुझे। तो मैग्निफिकेशन को लेंस के केस में v बाई यू से डिफाइन करना सही रहेगा। कैसे डिफाइन करना सही रहेगा बेटे, v बाई यू, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, इसमें v पॉजिटिव आ जाएगा और u नेगेटिव। ठीक है, v पॉजिटिव है और u नेगेटिव, तो v बाई यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और अगर मान लो ये जो इमेज है ये यहाँ पे ना बन करके ये भी लेफ्ट साइड में ही बन रही होती या नेगेटिव साइड में ही बन रही होती, तो v बाई यू जब मैं निकालता तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव आ जाता, इरेक्ट इमेज बनती, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाता। बिल्कुल ऐसा ही इंटरप्रिटेशन अपन करना भी चाहते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट निकल करके आएगा वो ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर लेंस का क्या फॉर्मूला बन रहा है बेटे, v बाई यू। v is x coordinate of image, u is x coordinate of object। ठीक है, अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ रखा हुआ है तब क्या करेंगे अपन, और ऑब्जेक्ट
या हम ऐसे लिखें मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट डायमेंशन along principal axis. Magnification for object dimension along principal. ये लेंस है हमारा, और ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग रख दिया। अब जैसा अपन मिरर के केस में करते थे वैसा ही यहाँ भी करेंगे। लेंस फॉर्मूला लिखें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन with respect to time। तो क्या आएगा, -1/v² dv/dt प्लस 1/u² du/dt, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा बेटे, dv/dt is equal to v² times du/। अब देखो इस इक्वेशन को एक तो हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि dv/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv/dt क्या हो गया, दिस इज x component of velocity of image। This is x component of velocity of image with respect to lens। dv/dt को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं भाई, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस। du/dt क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to lens। एंड और v और u तो क्या है, उनके इंस्टेंटेनियस x and x coordinates of object and image। ठीक है, तो एक तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी कैसे पता लगाएंगे? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है, तो किसी इंस्टेंट पर उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन एक मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आई कैंसिल डी टी फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ऑन कैंसिलिंग डी टी फ्रॉम बोथ साइड्स व्हाट यू ऑब्टेन इज dv is v square by u square times du। अब dv क्या है? dv is a small change in x coordinate of image। And what is du? du is a small change in x coordinate of object। du is a small change in x coordinate of object, right? मतलब ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे रखा हुआ था u पर, उसकी इमेज बन रही थी v पर। अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट में मैंने कुछ चेंज किया, तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, वो इस फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, या आप डीवी को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसकी मान लो कहीं पर भी इमेज बन रही थी, मान लो ए डैश पे इसकी इमेज बन रही थी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ ना रख करके बी पे रख दिया, मतलब इतना डिस्प्लेस कर दिया, मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ उसको। तो उसकी इमेज कितना डिस्प्लेस हो जाएगी मुझे पता चल जाएगी, इमेज में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि बी की इमेज कहाँ पे बनेगी, है ना? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे लिए साइज ऑफ इमेज की तरह से भी काम कर सकता है ना? नोट दैट डीवी एंड डी यू can also be interpreted as small sizes of object image and object along optical axis। ठीक है, तो dv बाई du बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, या मैग्निफिकेशन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। एंड एज यू कैन सी दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, है ना? दिस मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रहे ये हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब स्मॉल साइज हो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, लार्ज साइज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के लिए यूज नहीं करेंगे। देखो, कुछ डाउट बच्चों ने पूछे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रे डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करी सर? भाई देखो, उसको आप ऐसा मान सकते हो कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ गई, है ना, इस तरह की रे, तो ये जो पहली वाली सरफेस है इसका सेंटर ऑप्टिकल एक्सिस पे कहीं पे यहाँ पे है,
तो अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, तो C1 को O से ज्वाइन करूंगा। अब देखो ध्यान दो, तुम इसको बेसिकली कैसा मान सकते हो, अ, इतना जो पोर्शन है ना इसका, इतना पोर्शन, इस लेंस का इतना पोर्शन, ये ऐसा मान सकते हैं, राइट। और ये जो पोर्शन है, ये एक तरीके से आपके लिए कैसा बन गया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के जैसा ही बन गया। इस पे जो लाइट रे इंसिडेंट होगी वो बिना डेविएशन के ही पास हो जाएगी। अच्छा, आप कहोगे सर लाइट जो ग्लास स्लैब होती है वो तो क्या करती है, डेविएट तो नहीं करती, डेविएशन तो जीरो होता है, लेकिन शिफ्ट हो जाता है। ऐसे आने वाली रे जो है वो इस तरह से तो चली ही जाती है। तो बेटे बात क्या है कि ये जो शिफ्ट होता भी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता भी है, ये थिकनेस के ही तो प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब इस पर्टिकुलर केस में तो क्या है, लेंस को हम थिन लेंस मान के चल रहे हैं, तो थिन लेंस मान के चल रहे हैं तो उसका तो क्या होगा, शिफ्ट भी जीरो को अप्रोच करे, ठीक है। तो डेविएशन तो हो ही नहीं रहा है, शिफ्ट भी जीरो हो रहा है, बिकॉज शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब, और हम थिन लेंस मान रहे हैं तो थिकनेस भी जीरो होगा। ये बात समझ में आती बेटा? इसलिए हम कह देते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाने वाली रे जो है वो बिना डिफ्लेक्शन के ही पास हो जाएगी। तो अब देखो भाई, ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया ये ऑलवेज पॉजिटिव आया, डीवी बाई डी यू बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला किसका है बेटे, ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अच्छा ध्यान दो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था वो V बाई यू था लेंस के लिए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस पूरे को u से मल्टीप्लाई कर दो तो u बाई वी माइनस 1 इज इक्वल टू u बाई एफ, यानी कि u बाई वी की क्या वैल्यू आ जाएगी, u बाई एफ प्लस 1, या v बाई यू को क्या लिख सकते हैं, f अपॉन एफ प्लस। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला और हो जाएगा हमारे पास, एफ अपॉन एफ प्लस। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। अब देखो किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। मान लो हमसे कहा जाए एक लेंस है और इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। एक ऑब्जेक्ट को हमने
इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो लेट्स से 2 मिलीमीटर के बराबर है। तो हमें पता लगाना है फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। देखो भाई कैसे करें। 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f ऐसा लिखते हैं। u को लिख देंगे -30 और f तो 20 दिया ही हुआ है। तो 1/v की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/20 -1/30। इमेज कहाँ पे बन रही है बेटे? 60 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। और मैग्निफिकेशन कितना होता है? v/u। तो 60 डिवाइडेड बाई -30 यानी कि -2 आ गया। तो -2 का मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी और जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उसकी दुगनी साइज की बनेगी, यानी 4 mm की बनेगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटे? जैसे ये अगर लेंस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट की साइज है 2 mm, तो इमेज की साइज क्या मिलेगी? 4 mm। इज इट क्लियर? ओके। देखो हम डायरेक्टली मैग्निफिकेशन को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, और ऑल्टरनेट हमारे पास क्या था? मैग्निफिकेशन को लिख देते f/f+u। f की वैल्यू क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस u को लिख देता -30। तो ऐसे भी ये -2 मैग्निफिकेशन आ रहा था। इस तरह से भी अपन इसको अप्रोच। देखो और बात करते हैं।
find the position and the size of the image. ये पता करना। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ दिया नहीं हुआ है, तो पहले हमें फोकल हम लेंस फॉर्मूला यूज करें 1/f इज इक्वल टू 3/2/1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/, तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, तो -2/30। तो f आ गया कितना, -30 सेंटीमीटर। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f रखेंगे, तो 1/v माइनस 1/u, u को कितना रखेंगे -20, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/30 माइनस 1/20। यहाँ से 60 एलसीएम आया, तो इसका मतलब v कितना आ गया बेटे, -12 सेंटीमीटर ये वैल्यू की। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, इट विल बी v/u। व्हाट इज v? v is -12। व्हाट इज u? u is -20। तो मैग्निफिकेशन आ गया कितना बेटे, +3/5 ऐसा मैग्निफिकेशन। देखो इमेज का भी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटे, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पर इमेज भी। ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर का था और 20 सेंटीमीटर पे था, इमेज 12 सेंटीमीटर पे बन गई। इमेज कहाँ पे बन रही है, 12 सेंटीमीटर। और ये कितनी हाइट की बन रही है, हाइट ऑफ इमेज पता लगाने के लिए मैग्निफिकेशन से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 3/5 मतलब 6/5
5 mm हाइट की ये बात समझ में आई बच्चों की? दिस इज अ वर्चुअल इमेज. यस, दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज. पुराने केस में जो इमेज बन रही थी दैट वाज अ रियल इमेज. यहाँ पर जो इमेज बन रही है दैट इज अ वर्चुअल इमेज. क्योंकि देखो रेस तो रिफ्रैक्ट होने के बाद राइट में चली गई. इसका मतलब लेफ्ट में जहां पर इमेज है वहां पर लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. वो तो खाली उनका एक्सटेंड करने पे ही इंटरसेक्ट होती हुई नजर आ रही है. अब देखो इसमें क्या है, कुछ क्रिटिकल पोजीशंस होती हैं. Look at this formula. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by u tends to infinity. तो v approaches f ऐसा लिख सकते हैं. Object at infinity then image will be formed at x. Right. अब देखो दो इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं इसके. फोकल लेंथ पॉजिटिव हो या फोकल लेंथ नेगेटिव. अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मतलब तो रेस तो पैरेलली भेजनी है मैंने. हाँ, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये लेंस के आगे ही जाकर के पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग लेंस. और नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मतलब रेस तो ऐसा ही. क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब लेफ्ट साइड में ही इमेज बन रही है. तो बेसिकली वो क्या रहा है, इस लेंस ने रेस को इस तरह से डाइवर्ज कर दिया है कि वो एक्सटेंड करने पर पीछे मिलती हुई नजर आ रही है. ये मतलब होगा किसका, नेगेटिव फोकल लेंथ का. और पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. इट इज कन्वर्ज. और नेगेटिव फोकल लेंथ वाले लेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्ज. इज इट क्लियर? देखो इसको नोट कर लो भाई सब.
लेंस में न्यूटन फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है. There is no such formula as Newton's formula for length. U माइनस इन्फिनिटी होगा. बेटे माइनस इन्फिनिटी रखो या प्लस इन्फिनिटी, बात तो एक ही है ना. If rays are traveling parallel to principal axis, the point is they are not intersecting anywhere. And if they are not intersecting anywhere, आप कहो कि ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी पे रखा है या आप कहो कि ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एक ही बात है. इंसिडेंट रेस तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर नहीं रही. इज इट क्लियर? नाउ एक और इसमें क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये पहला. दूसरी हम बात करें, ऑब्जेक्ट एट माइनस एफ. यू को हम कितना रखने वाले हैं? माइनस एफ. नाउ लुक एट दिस, द फॉर्मूला दैट वी हैव इज 1 by v minus 1 by u is 1 by f. u को जैसे ही माइनस एफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 by v माइनस ऑफ माइनस एफ is equal to 1 by f. That means 1 by v becomes equal to 0, यानी कि v tends to infinity. Image at infinity, इसका मतलब क्या है? Rays become parallel to principal axis. रेस जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो गई. अब फिर से देखो, u इक्वल टू माइनस एफ जब मैं बोल रहा हूं तो देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस टू इट. पहला, फोकल लेंथ खुद ही नेगेटिव. f is either f can be positive और f can be negative. देखो f अगर पॉजिटिव है इसका मतलब तो क्या है कि अगर रेज लेफ्ट से आ रही हैं और राइट में जा रही हैं तो राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी. यानी कि कुछ इस तरह का डायग्राम हो जाए. ये डिस्टेंस f है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इधर से जाने वाली रेज जब लेंस पे गिरेंगी तो क्या होगा? ये पैरेलली इनको रिफ्रैक्ट कर दे. ठीक है, यहाँ पर u माइनस एफ हो गया ना. u किसके बराबर हो गया? माइनस एफ के. p ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर f पहले से ही नेगेटिव हो, अगर f पहले से ही नेगेटिव हो तो इसका मतलब u इक्वल टू माइनस एफ रखने पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? u बिकम्स पॉजिटिव. और u बिकम्स पॉजिटिव का मतलब क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. रेज इस प्रकार से आई और इस प्रकार से आकर के जब ये लेंस से फोकल लेंथ के बराबर की दूरी पर जा रही होंगी तो ये उनको पैरेलल कर देगा.
ये बात समझ में आती है बच्चों? u इक्वल टू माइनस एफ का मतलब ये है जो इस डायग्राम में हमने यहाँ पे शो। एक कन्वर्जिंग लेंस जिसकी की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, वो तो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बना सकता है, लेकिन एक डाइवर्जिंग लेंस जिसकी की फोकल लेंथ नेगेटिव है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पर, वो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बना पाएगा। ठीक है। अच्छा, हम तो इस वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं, है ना? तो लेंस के लिए देखो दो फोकस आएंगे, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड। राइट। एक वो पॉइंट होगा जहां पर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखने पर उसकी इमेज बनती है, और एक वो होगा कि जहां पर ऑब्जेक्ट को रखूं तो इमेज इन्फिनिटी पर बने। तो इमेज को इन्फिनिटी पर बनवाने के लिए ऑब्जेक्ट को माइनस एफ रखना पड़ेगा, एफ पे रखने पर काम नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों पॉइंट्स को मैं थ्योरेटिकली लिख रहा हूं, देखो। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, then the image formed by lens will be at the focus, will be at the focus. That is, u tends to infinity, v becomes equal to f. But for image to form at infinity, the object must be placed at u equal to minus f for a right. तो एक तो f कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है और एक माइनस f कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट। एक f कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है और एक माइनस f कोऑर्डिनेट वाला। अगर रेज इस तरफ से आ रही हैं तो ऐसा कन्वेंशन। ये किसके लिए है? कन्वर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होगा? अगर रेज इस तरफ से आ रही हैं तो इसका फोकस इधर होगा और माइनस एफ आगे, क्योंकि इसका एफ खुद ही अपने आप में नेगेटिव। समझ में आई बात? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है दोनों को, सबको? ओके। अच्छा, अब इसके
अलावा देखो क्या है अपने पास, लेंस फॉर्मूला लगा करके तो अपन इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा ये पता कर ही सकते हैं। जैसे मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमसे कहा जाए कि ये एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और मैंने इस लेंस पर क्या किया, एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इस पर मैंने इंसिडेंट करवा। कैसी बीम इंसिडेंट करा दी बेटे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इस पर मैंने इंसिडेंट। और ये बीम किस तरह की है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कुछ 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जाकर के कन्वर्ज होती, अगर एज इट इज इसको एक्सटेंड करते तो हमें पता लगाना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ rays refracted by the lens. Find the point of intersection of rays refracted by the lens. तो अब देखो इसको करेंगे कैसे बच्चों, कि मान लो ये रेस P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, तो हम बोल सकते हैं कि द पॉइंट P is the point of intersection of incident rays so it will act as object. हालांकि वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। और साइन कन्वेंशन क्या है, क्योंकि इंसिडेंट रेज राइट साइड में जा रही हैं, तो लेंस के राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, तो u को आप +40 लिखो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/b माइनस 1/u, u को कितना लिखेंगे 40, इज 1/f, f इज 20, तो 1/b की वैल्यू आ जाएगी बेटे 1/40 प्लस 1/20। यहाँ से 40 एलसीएम आता है 1 + 2, इसका मतलब b की वैल्यू आ जाएगी 40/3 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जो रेज लेंस पर गिरी थी, जो कि 40 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही थी, लेंस से निकलने के बाद वो 13.33 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ ही चली जाएंगी, है ना। ध्यान दो यहाँ पर जो इमेज बनी है ये रियल है या वर्चुअल? इमेज फॉर्म्ड हियर इज whether it is real or virtual, it is a real image.
I is a real. अच्छा देखो, इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, वी हैव अ, सर बाकी था पीछे वाला। हाँ क्या क्या पूछना बेटे? सर लास्ट पेज लिखना बाकी था। ओके ओके बेटे। डन सर। डन सर। डन, ओके बेटा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ इसकी है 20 सेंटीमीटर, और ये एक डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है -5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करता हुआ आता है, ठीक है। हमें ये पता लगाना है कि इन लेंसेज के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए। What should be the value of D so that rays become parallel to the principal axis? Become parallel to the principal axis. After emerging from the diverging lens. Also find the ratio of intensities of the emergent and the incident. जो रे इमर्ज हुई है और जो इंसिडेंट हुई थी, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो भी पता लगा।
देखो बेटे इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे लिखें इसका। ये कन्वर्जिंग लेंस पर जो रेज हम इंसिडेंट करेंगे, ये उन रेज का क्या करेगा बेटे, उनको खुद से 20 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट की तरफ भेज देगा। भेज देगा कि नहीं? कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला। अब ये रेज जो हैं, ये इस डाइवर्जिंग लेंस पे गिरेंगी, और जब इस डाइवर्जिंग लेंस पे गिरेंगी तो हमें इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस पर अगर इससे, इस डाइवर्जिंग लेंस से इस वाले पॉइंट की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर हो जाए, कितनी हो जाए बच्चों, 5 सेंटीमीटर अगर ये दूरी हो जाए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि फिर ये क्या करेगा, इन रेज को वापस से पैरेलल रीडायरेक्ट कर देगा। ये इन रेस को क्या है, फिर से पैरेलल डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर। कर देगा कि नहीं बेटे? अब हमें ये d पता लगाना है, तो d+5 बराबर है 20 सेंटीमीटर के। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर के बराबर d हो जाना चाहिए। d मस्ट बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 25 नहीं बटे 15 सेंटीमीटर। देखो डाइवर्जिंग लेंस में कैसा होना चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस में डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, तब जाकर के वो रेस को अपने अपने पैरेलल रिडायरेक्ट कर पाता, ऐसा डायग्राम। अच्छा, अब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछा है हमसे। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, एनर्जी कैरीड बाय इट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एनर्जी कैरीड बाय इट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगी, पावर। अब इन दिस सिचुएशन, इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड। जितनी पावर आ रही है उतनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले वो पावर इतने बड़े रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड, अब वो पावर सिर्फ इतने से रीजन में आकर के रह गई।
है ना। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, तो हमें पता लगाना है रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा पावर ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इंसिडेंट बीम एंड एरिया ऑफ ट्रांसमिटेड। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रांसमिटेड बीम divided by area of यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसमिटेड, यहाँ पर आ जाएगा इंसिडेंट। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ इंसिडेंट बीम अपॉन एरिया ऑफ ट्रांसमिट। इस डिस्टेंस को हम D1 कहें, इसको D2 कहें, तो क्या हो जाएगा D1 स्क्वायर अपॉन अब देखो ये दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं अपन, कौन सा, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला, और एक ये छोटा वाला। ठीक है, मान लो ये ABCDE। तो कंसिडर ट्राइंगल AEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CED, ऐसा बोल सकता हूँ। ट्राइंगल AEB सिमिलर टू ट्राइंगल CE। तो AB और CD का रेशो आ जाएगा बेटे, AB और CD का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा ये पूरी लेंथ जो कि है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ जो कि है 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर अपॉन 5 यानी कि 4:1। और इसका स्क्वायर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 16:1। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? है ना। देखो हुआ क्या, एनर्जी उतना ही ट्रांसमिट हो रहा है जितना एनर्जी इस रीजन में था, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया, लेकिन पहले वो एनर्जी ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो पावर पर यूनिट एरिया कम था। अभी उतना ही एनर्जी कम एरिया में आ गया तो पावर पर यूनिट एरिया बढ़ गया है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इस वजह से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क की जहां तक बात है, तो होमवर्क आप लोगों का क्या होगा भाई।
ओके ओके ठीक है, तो ये जो पिछली क्लास का होमवर्क है वही अपन डिस्कस करेंगे, है ना? वही हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ई तक और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के पहले 10 क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, यही होमवर्क रहेगा। ठीक है, अच्छा पार्ट 2 के, सॉरी पार्ट 2 के 10 क्वेश्चन। ठीक है, डीपीवी का डिस्कशन अपन अगली क्लास से ही स्टार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डीपीवी नंबर 1 ले आओ, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है।